राजधानी दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला आया है सामने, जिसमें जो स्कैमर्स थे उनकी तरफ से 22 करोड़ 92 लाख यानी करीबन 23 करोड़ रुपए जो हैं वो डिजिटल स्कैम जो है वो किया गया। हमारे साथ जो पीड़ित हैं वो मौजूद हैं। नरेश मल्होत्रा जी, सर सबसे पहले तो ये इंसिडेंट किस तरीके से शुरू हुआ, कब से ये मामला जो है आपके पास आया है? ये शुरुआत हुई 1 अगस्त से। मैं हॉस्पिटल से, मेरा सर्जरी, नी सर्जरी हुई थी, तो मैं घर पे ही रहता था। तो 1 अगस्त को मेरे को लैंडलाइन पे मेरे फ़ोन आता है एयरटेल हेडक्वार्टर से कि आप मुंबई हेडक्वार्टर्स पुलिस के साथ बात करें, क्योंकि मेरा आधार के बेस पे मुंबई में बाइकला में कोई लैंडलाइन कनेक्शन लग गया है और मेरे ही आधार से वहाँ पे कुछ अकाउंट्स खुले हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने मुझे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर दिया। फिर मुंबई पुलिस वालों ने मुझे बोला कि आप लैंडलाइन पे आइए, लैंडलाइन छोड़कर मोबाइल पे आइए। मोबाइल पे हमें उन्होंने मेरा नंबर लिया और फिर वो मेरे को बोला इस नंबर पे आप फ़ोन करिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई 1 अगस्त को अराउंड 4 o'clock शाम को। उसके बाद सर कैसे ये मामला आगे बढ़ता गया, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लैंडलाइन से मोबाइल पर आए, और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जो हो रहा था वो व्हाट्सएप पे हो रहा था? ये सब फिर व्हाट्सएप पे शुरू हो गया और 1 अगस्त को ही इन्होंने मुझे बताया कि कोई नेशनल कोऑपरेटिव बैंक में कोई मेहता है, उसने 1300 करोड़ का घोटाला करके और मेरे आधार के साथ कुछ अकाउंट्स खोले जहाँ से पैसा टेरर फंडिंग के लिए, आर्म्स, एमुनेशन, गैम्बलिंग, ड्रग्स में इस्तेमाल हुआ है। तो आपको उसके तहत आप मेरे ऊपर एनआई एक्ट के पीएमएलए भी लगा दिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा दिया। और बोला कि आपको, मैंने बोला मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो बोले ये तो आपको पहले अरेस्ट किया जाएगा, 6 महीने तक आपको बेल की कोई अर्जी नहीं दी जाएगी, उसके बाद आप अपने आप को खुद ही स्वयं डिफेंड करेंगे और आपको इनोसेंट प्रूव करना होगा। आप ये कोर्ट ऑर्डर पढ़ लीजिए। सर पहलगाम टेरर अटैक के बारे में भी बात की गई आपने? हाँ, उन्होंने बोला ना ये आपके पैसे से आर्म्स एमुनेशन पर पुलवामा और वहाँ पे इक्विपमेंट लिया गया और ये होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के साथ हम इसको आपको ये ऑर्डर सर्व कर रहे हैं। पहली बार पैसे कब मांगे गए और कितने मांगे गए? इन्होंने उस 1 अगस्त को मेरे से वीडियो करके, पहले तो ये देखा गया कमरे में क्या है, कौन नहीं है, मेरे बच्चों की फैमिली के बारे पूछा गया इन्होंने। तो बोले अभी कोई अंदर नहीं आएगा आपके पास, किसी से आप बात नहीं करेंगे, अगर करोगे तो हम बच्चों को भी आपके को एक्यूज बना देंगे और उनको एनआई एक्ट के तहत आपकी तरह ही बंद किया जाएगा। तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी एक्स उसी में आ जाएंगे। तो मेरी फैमिली डिटेल्स तो इनका ले ली थी, बोले जो बाहर बेटी है उसको भी हम उसी में एक्ट इन्वॉल्व करेंगे। तो ट्रामेटाइज कर दिया उन्होंने और फिर मेरे से मेरे एसेट्स की सब डिटेल्स ले ली, बैंक अकाउंट्स के लिए बोले सब वेरीफाई होंगे, प्रॉपर्टी का डिटेल ले ली और बोला कि ये सब अटैच हो गए हैं। और उन्होंने मुझे एक अटैचमेंट ऑर्डर सर्व किया, अरेस्ट का और अटैचमेंट ऑर्डर। उसके बाद फिर पैसे आपने भेजने शुरू किए? नहीं, ये तो फर्स्ट को हुआ ना, सेकेंड वाज फ्राइडे, सैटरडे, थर्ड वाज संडे। तो इस बीच हर 2 घंटे में मेरे से रिपोर्टिंग लेते थे। वीडियो कॉल पे? नहीं, ऑडियो? WhatsApp पे। हर 8 बजे से शुरू होती थी, रात के 8 बजे तक। और मुझे बोला कि आपके ऊपर सर्विलियंस है, बाहर हमारे होम सीबीआई के लोग रहेंगे, आप सॉफ्ट टारगेट हैं, उग्रवादी आपके ऊपर कुछ अटैक ना करें, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, तो आप कहीं नहीं निकलेंगे घर के बाहर। और कितने इंस्टॉलमेंट में आपने पैसे दिए? ये शुरुआत हुआ 4 सितंबर से, 4 अगस्त से। तो पहला मेरे पे 14 लाख था, वो इन्होंने ट्रांसफ़र लिया और शाम को इन्होंने मुझे रिज़र्व बैंक का एक सर्टिफिकेट भेजा कि हमारा पैसा जमा हो गया वहाँ पे। फिर इन्होंने मेरे से शेयर्स मेरे बिकवाए और 5 सितंबर से करीब
14 करोड़ के थे मेरे शेयर बेचे, जो वो हर रोज़ ये आरटीजीएस के थ्रू मुझे अकाउंट्स बताते थे, जिस वहाँ पे हम जाके ट्रांसफ़र करते थे। फैमिली से कैसे अलग किया आपको? पहले मोमेंट से ही, शुरू से ही बोला फैमिली से आप बात नहीं करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, ना फ्रेंड से करेंगे। मैं तो चलने लायक ही नहीं था, क्योंकि मेरी सर्जरी होके हटी थी। मेरे सर्वेंट्स को भी बोला, मतलब का इवन टॉयलेट रिक्वायरमेंट्स वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो इन्होंने मेरे, आई वाज एब्सोल्युटली कन्फाइंड टू द रूम एंड द बेड हाउस। तो, सर घर में कौन कौन है आपके यहाँ? नहीं, मेरे तो 2 पुराने लोग हैं, और बेटी मेरी आती थी मुझे मिलने पर। मैं उससे बात, मुझे बोला हुआ था अगर तुम बात करोगे तो हम सबको अरेस्ट में ले लेंगे। तो बेटी आती थी मेरे पास। लेकिन आप बात नहीं करते थे? नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं की। इस दौरान कभी हुआ है कि बेटी से आप बात कर रहे हो, फोन पे भी बात कर पाए क्या उस 1 डेढ़ महीने के? नहीं नहीं, बात कर, वो बेटी बच्चों से, वो मुझे बोला हुआ था अगर कोई बच्चा आए, कोई आएगा तो आप लाइन पे हमें आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, उनके सामने कोई बात नहीं होगी। मेरी बेटी बाहर से भी आई तो उसको भी इन्होंने मेरे बोला कि अगर आप बात करोगे तो हम उसको वापस नहीं जाने देंगे। आपकी 2 बेटियां हैं? 2 बेटी। एक बाहर रह रही हैं इंडिया से? हाँ जी, वो भी आई थी तो मुझे मिलने आई। तो बोला कि अगर उससे बात करोगे तो हम अपने एनआई एक्ट के तहत उसको भी बाहर वापस जाने को नहीं देंगे, उसको भी सीज कर लेंगे। ये सब मामला आपको कभी शक नहीं हुआ इस पूरे दौरान कि मैं किसी ट्रैप में फंस रहा हूँ? मुझे रोज़ रिजर्व बैंक के ऑर्डर देते थे कि ये जमा हो गया है। सुप्रीम बेल एप्लीकेशन, मुझे कोर्ट ऑर्डर दिया कि आपकी बेल अप्रूव हो गई है। कोर्ट ऑर्डर दिया कि आप अरेस्ट में हैं। और वो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ स्कैम में फंस गया हूँ। पहली बार कब पता चला आपको कि, क्योंकि आप लगभग तब तक 22 करोड़ 92 लाख रुपए दे चुके थे, तो ये 4 सितंबर तक तो पेमेंट्स लेते रहे ये मेरे से। फिर 4 से लगभग 12-13 तक ये मुंबई पुलिस वाले ही मेरे साथ मॉनिटरिंग करते रहते थे। हर 2 घंटे में मेरे से रिपोर्ट लेते थे कि अंडर नेशनल सीक्रेट एक्ट मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये शुरू 16 सितंबर को इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब आपके पिक्चर में आ गया है। मुंबई पुलिस का जो आईओ था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो हैदराबाद में अस्पताल में दाखिल है। कोई शमसूद डायरेक्टर सीबीआई, वो मुझे इन्होंने यूट्यूब पे दिखाया और बोले जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था प्रदीप सामंत, उसने एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादियों के साथ मिलके मेरे खाते की डिटेल उनसे शेयर की, इसलिए उनको भी हटा दिया गया। और ये केस अब मुंबई पुलिस वाले से हट के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में आ गया है। उन्होंने अपने आई कार्ड वगैरह मुझे भेजे। फिर उन्होंने अपनी ईडी से मेरी बात कराई, बोले ये आप किसी मुंबई पुलिस के कोई आदेश नहीं लेंगे। और मेरे से उनकी ऐप दोनों उनको ब्लॉक करा दिया गया। तो बोले आपका रिजर्व बैंक से क्लियरेंस हो गया है, अब उसका पैसा रिफंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे और उसमें आपको 5 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा देनी होगी। ये उन्होंने मेरे को 13-14 को, ये 14-15 को बोला। तो फिर मैंने कहा मेरे को बंदोबस्त करना है। तो मंडे को मैंने फिर 16 को मैंने अपने शेयर और बेचे 5 करोड़ के लिए। तो वेडनेसडे को इन्होंने मुझे बोला कि पैसा आ गया है, हमने दिया आ गया। तो इन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया कि ये किसी खाते में पैसा जमा करो सिक्योरिटी का। तो 10 मिनट बाद इन्होंने मेरे को एक रिज़र्व बैंक दिल्ली से एक ऑर्डर भेजा, उसमें लिखा कि नोडल ऑफिसर रिज़र्व बैंक न्यू दिल्ली का और होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर क्लियर हो गया है और आप इस खाते में पैसा जमा दीजिए। ठीक। फिर 5 मिनट बाद एक और इन्होंने ऑर्डर भेजा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोई कलकत्ता में, उसके नाम ट्रांसफ़र कर दो। तो हमने इनको बोला हम प्राइवेट को नहीं देंगे, या रिज़र्व बैंक को देंगे या सुप्रीम कोर्ट को देंगे। तो फिर इन्होंने बोला आप लंच करके आइए, हम आपको सुप्रीम कोर्ट का रिवाइज ऑर्डर दे देंगे। तो रिवाइज ऑर्डर में इन्होंने कोई नया खाता दे दिया
वो रिवाइज ऑर्डर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के दस्तखत से था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। हाँ, जो मिस्टर गवई या क्या नाम था, उनके दस्तखत से एक ऑर्डर भेजा। तो हमने बोला हम किसी अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र देंगे, हम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को देंगे या जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक को देंगे, हम किसी थर्ड पार्टी के नाम कोई पेमेंट नहीं देंगे। तो तब उन्होंने बोला आप वायलेट कर रहे हैं, हमारी ईडी से बात कीजिए। ईडी से बात कराई इन्होंने, तो हमने कहा हम किसी को नहीं देंगे, सिर्फ रिजर्व बैंक या सुप्रीम कोर्ट को देंगे, और वो भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक। तो बोले आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपको अरेस्ट में ले लेंगे। मैंने कहा मैं तो सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा हूँ, अरेस्ट का क्या, मैं तो वहाँ पे सरेंडर कर दूँगा। तो बोले हम आपका पुलिस स्टेशन कौन सा नज़दीक है, वहाँ से हम आपको अरेस्ट दे रहे हैं। मैंने कहा हाउस खास है। तो बस फिर उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद कोई कॉल नहीं? तो फिर आप पुलिस के पास गए? हाँ, फिर तो मैंने पुलिस को रिपोर्टिंग दे दी। सर आप बैंकर भी हैं, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से आप इस मामले को देखते हैं कि कहाँ पे लैप्स हुआ, क्या पैसे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट जो है आप ट्रांसफर कर रहे हैं बार बार। एक बैंकिंग चैनल तो इस्तेमाल होती है, और ये स्कैमस्टर्स को मालूम है कि कौन सा वीक लिंक है। कहीं पे तो वीक लिंक इनको मिलता है ना, जहाँ से ये लोग पैसा निकाल देते हैं, और वीक लिंक उस बैंक में होता है जिसके KYC नॉर्म्स पूरे अच्छी तरह से नहीं कंप्लायंस होते। आप ये देखेंगे तो नेशनलाइज बैंक कोई नहीं आता है इसमें। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी मीडियम साइज बैंक्स हैं, जैसे येस बैंक, इंडसइंड, या ऐसे चुट-पुट वाले बैंक हैं, साउथ के कुछ बैंक होंगे, उनमें ही ये पैसा ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि इनके KYC नॉर्म्स बहुत कमज़ोर है। इनको मालूम ही नहीं इनका कस्टमर कौन है, और कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो लीगली इंटाइटल मनी कलेक्ट करे। ये लोगों के पास कोई ऐसा वो सिस्टम ही नहीं है कि वो क्या इनके क्लाइंट को इतना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। हज़ार रुपए का बैलेंस अकाउंट में करोड़ों रुपए की कलेक्शन करते हैं। तो बैंक की जिम्मेदारी ना कि पूछें कि भैया ये पर्पस है, आप चेक पे इशू करें, उसको पे चेक की अप्रूवल नहीं होगी तो आपको पेमेंट नहीं अलाउ करेंगे बैंक, पेमेंट बैंक। तो कलेक्टिंग बैंक को भी तो ये पूछना पड़ेगा ना कि भैया ये पैसा 1000 रुपया बैलेंस रखते हो, 1 करोड़ कहाँ से आ गया तुम्हारे पास। पान वाली दुकान है, उसको पूछेंगे ना कि कहाँ से आ गया आपके पास, वो करते नहीं है। तो ये कंड्यूट हो गए हैं, दीज आर कॉल्ड कंड्यूट अकाउंट्स, और ये सब वीक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो कि कंप्लायंस KYC नहीं अच्छे, वहीं पे जाते हैं। सर ये मामला हो चुका है, लगभग 23 करोड़ रुपए आपके अकाउंट से जा चुके हैं, पुलिस के पास आप जा चुके हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को कि क्यों आपको शिकार इसका बनाया गया है, या लोगों को क्या कहेंगे खासकर आप? भाई दिल्ली पुलिस की तो बहुत सहयोग है, बहुत सतर्क है, बहुत सहायता दी उन्होंने। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत हमारे साथ सहयोग दिया, साथ दिया और कमेंडेबल काम किया। और मैं दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जब तक कलेक्टिंग बैंक जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा, ये आप ऐसी रिपोर्टिंग चलती रहेगी, आपके पास स्कैम्स होते ही रहेंगे, क्योंकि ये तो कंड्यूट है ना, ये पाइप है, पाइप में वीक लिंक कहाँ पे है, वो कलेक्टिंग बैंक है। रेलवे स्टेशन रेल की लाइन की तरह ना, रेल की लाइन के ऊपर ही रेल चलेगी ना, तो लाइन तो बैंक है। आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर? क्या बोलूँ, मैं तो खुद ही पिटा हुआ हूँ, मैं क्या बोलूँगा। सतर्कता तो क्या बोलूँ, मैं तो खुद ही विक्टिम हो गया हूँ ना, मैं क्या। पर यह है कि सिस्टम को थोड़ा सा सुधार करो और कुछ। तो देखिए ये पूरा मामला जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है कि किस तरीके से किसी परिवार के एक सदस्य को सबसे पहले बाकी परिवार से अलग किया जाता है, दिन भर उसके ऊपर जो है सर्विलांस यानी नज़र बनाए रखा जाता है, डराया जाता है, हर बार कहा जाता है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद इस तरीके से पैसा जो है हड़पा जाता है। और किस तरीके से ये मामला सामने आया है, ये चिंताजनक भी है, और कहीं ना कहीं ये आपको ये भी बताता है कि सतर्क रहना
बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये डिजिटल अरेस्ट हुआ है, स्कैम जिस तरीके से ये डिजिटल वाले हो रहे हैं, तो ऐसे में आपकी परेशानी जो है आने वाले दिनों में तकनीक के साथ और बढ़ेगी। तो ऐसे में ध्यान रखें, सतर्क रहें, और इस तरीके का कोई भी अंदेशा हो तो सबसे पहले पुलिस के पास जाएं, साइबर हेल्प लें, क्योंकि इस तरीके से आप खुद को इस ठगी से बचा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।